Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of February 2022। 28 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि 1000 लाइक्स अभी तक हुए नहीं। कल भी मैंने देखा लगभग 6, 650, 700 लाइक पर रुक गया। तो कुछ लोग हैं जो टारगेट पूरा करने में नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू हेल्प, डू लाइक द वीडियोस एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। साथ ही जिनको भी हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दी है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करते होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हम देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इसी से आपके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस आ जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ दिस पीक्स ऑफ हिमालयाज आर सिचुएटेड इन इंडिया। इनमें से कौन से पीक्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में सिचुएटेड हैं। फर्स्ट आपके सामने है धौलागिरी, सेकंड है कंचनजंगा, थर्ड इज नामचा बारवा, फोर्थ इज नंदा देवी, फिफ्थ इज अन्नपूर्णा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि आपके विच आर सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में सिचुएटेड होने वाले कौन से हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज अरावली रेंजेस, सेकंड इज राजमहल हिल्स, थर्ड इज करबी एंगलोंग प्लेटू, फोर्थ इज मेघालय प्लेटू। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें ऐसे हैं जो कि पेनिनसुलर ब्लॉक में लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शंस आपके सामने हैं इनके रिगार्डिंग भी। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द इंडियन प्लेट इज टेक्टोनिकली सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडियन प्लेट। Second is it forms the convergent plate boundary with the Himalayas. थर्ड इज द प्लेट एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान एंड म्यांमार एज वेल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कि करके आप आंसर्स देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर लोकेटेड इन इंडिया। तो इसमें कंचनजंगा सिक्किम वाले पार्ट में है, नंदा देवी है, धौलागिरी तो नेपाल में आएगा, एंड आपका जो अन्नपूर्णा है वो भी नेपाल में आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 4 आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट क्लियरली दिस, सेकेंड एंड फोर्थ, और वो सदन तिब्बत वाला पार्ट है। इसके अलावा जो सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। तो इसमें तो चारों ऑप्शन ही सही हैं। अरावली रेंज भी पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, बट एनसीईआरटी ने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि चूँकि मेघालय प्लेट्यू तक फैलता है पेनिनसुलर ब्लॉक, और अरावली रेंजेस भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, और राजमहल हिल्स और करबी एंगलोंग तो हम सब जानते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली, राजमहल, करबी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू। ऑल 4 आर द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। थर्ड सवाल जो आपसे पूछा गया था कि रिगार्डिंग इंडियन प्लेट आर करेक्ट। तो इस पहले का इंडियन प्लेट इज टेक्टोनिकली सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडियन प्लेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है कि एक प्लेट जो कहलाती है वो उसको इंडो ऑस्ट्रल प्लेट कहते हैं, हम इंडो ऑस्ट्रल प्लेट कहते हैं, है ना। एंड इट इज़ द इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन एज वेल। तो ये आपको पता होना चाहिए था। दूसरा है, इट फॉर्म्स कन्वर्जेंट बाउंड्री विद द हिमालयाज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट फॉर्म्स अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री विद द हिमालयाज। एंड थर्ड है, द प्लेट एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान एंड म्यांमार एज वेल। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये तीनों सवाल आपसे बन गए होंगे। आज का मेंस क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाई इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम यूएनएससी वोट अगेंस्ट रशिया, व्हाट चॉइसेस डिड इट हैड। तो इंडिया क्यों एब्सटेन किया यूएनएससी वोट में रशिया के अगेंस्ट, और क्या चॉइसेस थी इंडिया के पास, इसके ऊपर ये आपको अगर आप बता सके तो बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है चेरनोबिल के रिगार्डिंग। तो लेट मी टेल यू अबाउट चेरनोबिल। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर है जो कि हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है ना। यूक्रेन का नाम है, तो यूक्रेन में चेरनोबिल बहुत फेमस है, एंड इसलिए यूपीएससी पूछ सकता है इस लिहाज से। तो चेरनोबिल डिजास्टर जो है एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है जो कि 26 अप्रैल 1986 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। वहाँ के नंबर 4 रिएक्टर में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जो कि प्रिपेट में लोकेटेड है। प्रिपेट नाम की सिटी है। प्रिपेट कहाँ पर है? आपकी यूक्रेन में है, फॉर्मली यूएसएसआर में उस समय था। ठीक है ना।
It is considered to be the worst nuclear disaster in the history, both in cost and casualties. तो ये one of the worst nuclear disasters था पूरी हिस्ट्री का, चाहे कॉस्ट देखो चाहे कैजुअलिटी देखो, दोनों में ही सबसे ज़्यादा खतरनाक था ये। लेट मी शो यू द लोकेशन ऑफ दिस। अगर आपको ये मैप दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं ये 1986 का एक्सीडेंट है जो कि चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल पावर प्लांट जो है वो आपका प्रिपेट वाले पार्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना, दिस इज़ द बेसिक बॉर्डर जो कि आपका यहाँ बेलारूस है ऊपर और इधर यूक्रेन है, और इस वाले रीजन में ही आता है, इस वाले रीजन में आता है, यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना उस रीजन में आता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द चेरनोबिल पावर प्लांट, ये आपका चेरनोबिल पावर प्लांट वाला रीजन है, एंड दिस इज़ द प्रिपेट रीजन में ये लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज़ द पार्ट वेयर चेरनोबिल इज़ लोकेटेड। बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें मतलब कहते हैं कि 5, 6, 7, 10 सालों तक उसकी जो अवशेष थे उस गैस के जो वहाँ पे मतलब कि जो वहाँ पे हुआ था। ये डिगोंग काऊ है, इसको भी आप फोटो देख लीजिए, इसका फोटो चूँकि आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द डिगोंग काऊ, काफ़ी फेमस होते हैं डिगोंग काऊ, और इंडिया के शेड्यूल 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है डिगोंग काऊ पे, आज मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो पहले कुछ और बातें कर लेते हैं अपन चेरनोबिल से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे कि 2011 का फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट जो हुआ था डिजास्टर, वो जापान में हुआ था। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? ये फुकुशिमा दाइची में हुआ था, जो कि आपका जापान में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये कुछ दूसरे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं जो कि इसके अलावा हुए हैं। डिगोंग्स के बारे में आपको बता रहा था। सेकेंड है इंडियाज़ फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? वो आपका तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इंडिया का पहला डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इट विल बी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डिगोंग विच इज़ अ मैरीन मैमल। ये मैरीन मैमल है आपका डिगोंग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी, मैरीन मैमल है, एंड इट्स कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनेगा? इसका तमिलनाडु में बनेगा। अब हम बात करते हैं डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की। तो दिस रिजर्व विल स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 500 किलोमीटर्स इन पाक बे रीजन। तो पाक बे वाला रीजन है, वहाँ पे लगभग 500 किलोमीटर में फैलेगा ये, है ना। एंड पाकवे इज अ सेमी इनक्लोज्ड शैलो वाटर बॉडी विद अ वाटर डेप्थ मैक्सिमम ऑफ 13 मीटर्स लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप सबको ये लोकेशन तो पता ही है, पाकवे की इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। द डिगोंग इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज इन दिस रीजन, और डिगोंग को द सी काऊ भी कहते हैं, डिगोंग सी काऊ बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। और डिगोंग या जो सी काऊ है, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये भी आपको अलग से फैक्ट याद रखना है कि डिगोंग जो होता है ना, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक स्टेट एनिमल भी है। एंड दिस इज़ अ एक्वेटिक ऑब्वियस बात है, एक्वेटिक वेजिटेशन में सर्वाइव करता है ये। सी ग्रास और एक्वेटिक वेजिटेशन खाता है, मतलब कि एक हर्बीवोर है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ हर्बीवोरस मैमल है। एंड डिगोंगिडे नाम की फैमिली जो स्पीशीज़ है इसकी, वो फैमिली बिलोंग करती है डिगोंगिडे नाम की फैमिली से, ठीक है ना। एंड इसका जो यूजुअली 3 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, वेट लगभग 400 किलोग्राम होता है। एंड बेसिकली डिगोंग्स हैव एक्सपेंडेड हेड एंड ट्रंक लाइक अपर लिप। Elephants are considered to be their closest relatives. However, unlike dolphins and other cetaceans, ये आपका cetaceans, sorry, not cetaceans, they are not cetaceans. Cetaceans तो crab और ये सब होते हैं, they are cetaceans, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये herbivore होते हैं, ये cetaceans होते हैं, और ये बेसिकली जो पाए जाते हैं ये आपके जो पाकवे वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी पाए जाते हैं, और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पाए जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे वाला रीजन, और जो अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। And they are long living animals. They have a low reproductive age, long generation time and high investment in each offspring. तो ये सारी चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं ये। एंड जो किलिंग एंड परचेजिंग ऑफ डिगोंग मीट है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, एंड इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप मुझे बताइए कितना सही है।
with reference to dugong mammal found in India, which of the following statements are correct? पहला statement है it is a herbivorous marine animal. दूसरा it is found along the entire coast of India. तीसरा है it is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1974. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3 या 3 ओनली. तो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आंसर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो यू कैन मूव अहेड विद मी. लास्ट में आते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, क्योंकि लास्ट में तो यूपीएससी एकदम गदर ही मचा देता है इस समय, इतनी मतलब इधर हिंदू. यहाँ पे हाउ फेसबुक मेड इटसेल्फ अ हॉस्टेज टू फॉर्च्यून. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि फेसबुक के साथ क्या क्या चीज़ें अभी रिसेंटली गलत हुई हैं, वो 2-3 चीज़ें अपडेट मैं आपको दे देता हूँ. तो आप जैसे आपके कई भी फेसबुक के पर मेंस का क्वेश्चन आ गया कि किस तरीके से क्या है, तो उस पर आप लिख सकते हैं. देखो पहली जो चीज़ गड़बड़ हुई है उनकी जो इंटीग्रेशन पॉलिसी थी. मतलब कि आपको पता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप भी खरीद लिया, फिर फेसबुक ने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया. तो अब फिर क्या करके आए, ये एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब ये सारे जो है ये एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे. मतलब जो फेसबुक यूज़र है उसका डेटा, इंस्टाग्राम यूज़र है उसका डेटा, और जो आपका व्हाट्सएप यूज़र है उसका डेटा, इन सबका डेटा इंटरचेंज करेंगे ताकि उसके रिलेवेंट एड्स और ये सारी चीज़ें फिर बेसिकली उससे मुनाफा कमा सके, डेटा को बेचने की एक तरीके से बात. तो इसका काफ़ी अपोज किया गया और इतना बैकलैश हुआ कि ये पॉलिसी ना केवल इनको पोस्टपोन करनी पड़ी बल्कि इसको मतलब उन्होंने वॉलंटरी कर दिया. ठीक है ना. तो दे डिड इट वॉलंटरी की. इसको वॉलंटरी है कि आप अभी भी आप व्हाट्सएप खोलते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके पास आता है कि आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी ये वो, फिर आप उसको क्लोज कर सकते हैं ना, ये ऑप्शन रहता है. तो बेसिकली दैट इज द थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच हैपेंड जो कि हुआ. तो यहाँ देखो लिखा भी है, बकलिंग अंडर द प्रेशर फेसबुक फर्स्ट पोस्टपोन द पॉलिसी अपडेट एंड लेटर रिमूव्ड द डेडलाइन फॉर ऑप्टिंग. तो डेडलाइन भी रिमूव कर दी. ठीक है ना. दूसरी चीज़ जो गड़बड़ हुई इनके साथ वो हुआ जो फ्रांसिस हॉगन का नाम आपने सुना होगा, एक फॉर्मर एम्प्लॉय है फेसबुक की ही, जिन्होंने की डेटा शेयरिंग और डेटा का जो बेचने और ये सारी बातें थी इन सबको कहा, और जो वहाँ का वर्क कल्चर उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने एक विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई. तो एक विसल ब्लोअर थी फ्रांसिस हॉगन नाम की. याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है. फ्रांसिस हॉगन जैसे स्नोडेन थे ना, तो फ्रांसिस हॉगन, तो ये लास्ट में एन वाले ही होते हैं क्या, विसल ब्लोअर. ठीक है. तो ये जो फ्रांसिस हॉगन है इनका नाम याद रखिएगा. दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. एंड शी ऑल्सो शेयर द डेटा रिगार्डिंग द फेसबुक एंड ऑल. तीसरा जो अभी रिसेंटली इनके वो हुआ है वो है एप्पल की जो प्राइवेसी पॉलिसी. अभी एप्पल के फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा उसमें अब वो ऐप्स में बिल्कुल आपको परमिशन देते हैं. मतलब ऐप्स में आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन अलाउ द ऐप टू ट्रैक द लोकेशन, यू कैन अलाउ द ऐप टू नॉट ट्रैक द लोकेशन. ये सारे ऑप्शंस आपके पास है. ऐप वाइज है, मतलब कि अब कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई ऐप आपकी पोजीशन या लोकेशन देखेगा ही देखेगा. अगर आप एप्पल में मना कर देंगे तो वो आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा. एंड इससे काफ़ी नुकसान फेसबुक को हुआ है. फेसबुक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, बिकॉज ये देखो क्या होता था कि ये लोकेशन के हिसाब से एड्स और ऑल ये सब देते हैं, लेकिन जब इनको यही नहीं पता कि लोकेशन क्या है या ट्रैक नहीं कर पा रहे तो उनको उनके एड्स और ये सब चीज़ बिल्कुल मिसमैच हो रहा है. एंड इस कारण से इनका जो रेवेन्यू है वो बताया जा रहा है कि एप्पल की सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से फेसबुक को $10 बिलियन का नुकसान हुआ था इस साल. फेसबुक को $10 बिलियन का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी. ठीक है. तो ये तीसरा इशू है जो कि अभी रिसेंटली देखने को आया है ना. तो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट गोइंग इन टू द वे ऑफ फेसबुक, एंड ये चीज़ हुई है. दूसरा जो आर्टिकल आज हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये है एक्सक्लूजन फ्रॉम स्विफ्ट, व्हाट इट इंटेल्स. अब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, आप सबको पता है. रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो अब नाटो और बाइडेन जो थे वो वैसे तो कुछ नहीं कर पाए मिलिटरीली या हार्ड पावर के बेसिस पे, बट इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकली उसको हिट करने के लिए सैंक्शंस और ये सब चीज़ें लगाया. और लास्ट उन्होंने अभी जो रिसेंटली कहा है वो कहा है कि रशिया के जो बैंक्स हैं उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा फॉर द टाइमिंग. स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का मतलब क्या है और क्या है ये पूरा सिस्टम, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. देखो यूएस, यूरोप और ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर के ये स्विफ्ट सिस्टम को अरेंज किया है, मैनेज किया है. ये क्या है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, नाम से ही क्लियर है. एक ऐसी सोसाइटी है ये फॉर वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंटरबैंक यानी बैंक्स के बीच में फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का काम करती है. अब ये क्या है बेसिकली, जैसे मान लो
अमेरिका में हो और आपको इंडिया के किसी बैंक में पैसा भिजवाना है तो वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ही आता है। दैट इज द बेसिक सिस्टम, आप समझ लीजिए इसको। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है, कुल मिलाकर के टेली कम्युनिकेशन का काम करता है। देखो स्विफ्ट आपका पैसा नहीं होल्ड करता, ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस याद रखेगा, क्योंकि यूपीएससी आपको जब फंसाने की कोशिश करेगा ना तो वैसे ही फंसाएगा कि स्विफ्ट में पैसा फंसा रहता है 10 मिनट तक जब तक वो वेरीफाई नहीं होता, या स्विफ्ट कोई पैसा होल्ड करने की जगह नहीं है। स्विफ्ट केवल और केवल एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका काम क्या, इसका हेडक्वार्टर अभी बेल्जियम हेडक्वार्टर है। स्विफ्ट लगभग 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन है ओवर 200 कंट्रीज की, जो कि ये कनेक्ट करती है। लगभग 11,000 बैंकिंग एंटिटीज को कनेक्ट करता है। एंड हर पार्टिसिपेंट का जो होता है एक यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड होता है। याद रखेगा, हर पार्टिसिपेंट यानी हर बैंक का एक यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड होगा, जिसका हम बोलते हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, यानी कि BIC। ठीक है ना, एक यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड रहता है जिसको हम बोलते हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। अब सपोज करो आपको न्यूयॉर्क के सिटी बैंक अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफर करना है इंडिया के SBI अकाउंट पे। ठीक है ना, देखो इंडिया के SBI पे आपको पैसा ट्रांसफर करना है, आप न्यूयॉर्क के सिटी बैंक से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? द पेई वुड हैव टू सबमिट हिज बैंक टू हिज बैंक द लंदन बेस्ड बेनिफिशियरी द इंडिया बेस्ड, मैंने लंदन की जगह इंडिया ले लिया इसलिए मैं इंडिया बोलूंगा, द इंडियन बेस्ड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले आपको इंडिया वाले बैंक का अकाउंट नंबर वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द 8 डिजिट स्विफ्ट कोड, 8 डिजिट स्विफ्ट कोड के साथ। ठीक है ना, फिर यहां से जो सिटी बैंक था वो एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा आपके SBI को, जो कि आपका इंडिया में सिचुएटेड है। कुल मिलाकर के बात आप समझ गए ना, वहां सिटी बैंक से इंडिया के SBI में आपको पैसा भेजना था न्यूयॉर्क के। तो आप जब गए वहां पे सिटी बैंक, तो आपने क्या किया, पहले तो आपने अकाउंट नंबर दिया और 8 डिजिट BIC कोड यानी कि स्विफ्ट कोड दिया वहां पे इंडिया वाले बैंक का। ठीक है, फिर वहां की जो सिटी बैंक था उसने एक स्विफ्ट मैसेज भेजा और वेरिफिकेशन किया, और जैसे ही इधर अप्रूवल हुआ कि हाँ ठीक है ये नाम सही है, BIC सही है, ये अकाउंट सही है, जैसे ही अप्रूवल हुआ तब मनी क्रेडिट होगी रिक्वायर्ड अकाउंट में। तो स्विफ्ट बेसिकली एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इट्स मेयरली अ प्लेटफॉर्म दैट सेंड मैसेजेस एंड इट डज नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी और मनी। तो ये मनी या सिक्योरिटी होल्ड नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखो, मान लो कोई बैंक एक्सक्लूड कर दिया गया, अगर किसी को एक्सक्लूड कर दिया गया तो उसको क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है बेसिकली कि इंटरनेशनली पैसा आपको मिलेगा कहाँ से? मान लो आपको अमेरिका से पैसा भेजना था या इंडिया से पैसा भेजना था, तो अब जब स्विफ्ट मैसेजिंग ही काम नहीं कर रही तो आपका मतलब पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, तो इंटरनेशनल फंड्स लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो तो चलो अल्टरनेटिव सिस्टम बना लेगी, दे विल डेवलप some alternative system, so this is also very difficult because it's a very cumbersome process. Swift was first used in 1973, it went live in 1977। मतलब कि आप सोचो स्विफ्ट बहुत पुराना सिस्टम है, अब नया सिस्टम बनाने में अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्विफ्ट के पहले जो टेस्ट सिस्टम था वो कहलाता था डायनामिक टेलेक्स नाम का सिस्टम था, एक टेलेक्स नाम का सिस्टम था, TELEX टेलेक्स नाम का। तो स्विफ्ट जो है उसने रिप्लेस किया, क्योंकि टेलेक्स जो था बहुत ही ज़्यादा स्लोअर था। स्विफ्ट ने क्यों किया? क्योंकि टेलेक्स बहुत ज़्यादा स्लो सिस्टम था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नया सिस्टम बनाना भी इतना आसान नहीं है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सक्लूडेड है स्विफ्ट से, जैसे कि ईरान के कुछ बैंक्स एक्सक्लूडेड है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अब रशिया को इसने किया गया है, तो अब देखते हैं रशिया के ऊपर फाइनेंशियली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और रशिया वैसे कल न्यूक्लियर निकाल करके बैठ गया, तो अब देखते हैं उसका भी क्या, कितना देर तक ये लोग होल्ड कर पाते हैं रशिया को इसके बाहर। एंड स्विफ्ट को जो रेगुलेट करने वाले बैंक्स हैं वो G10 सेंट्रल बैंक से, याद रखेगा G10 सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं स्विफ्ट को, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन आते हैं। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी आता है जो कि इसको लीड करता है। लेकिन जो इसका मेन ओवरसीयर है वो है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। जो मेन ओवरसीयर है वो नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है। एंड इसके अलावा स्विफ्ट ओवरसाइट जो फोरम है वो 2012 में बनाया गया था। स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम, जो कि उसके ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग सर्विलेंस का काम करता है। मॉनिटरिंग का काम, सर्विलेंस तो टर्म नेगेटिव एस्पेक्ट में जाता है। तो स्विफ्ट के ऊपर जो सर्विलेंस ओवरसाइट का काम, मॉनिटरिंग ओवरसाइट का काम करता है, वो 2012 में बनाया गया था, स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
कनाडाज डिजिटल सर्विसेज टैक्स एंड यूएसटीआर सपोजिशन। अब कनाडा ने भी क्या किया है, बेसिकली ये कहा है कि कनाडा डिजिटल टैक्स लगाएगा, डिजिटल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, उनके ऊपर 3% डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपने इक्विलाइजेशन लेवी याद है आपको, इक्विलाइजेशन लेवी के ऊपर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, तो इंडिया में जैसे इक्विलाइजेशन लेवी लगता है ना, वैसे यहाँ पे कनाडा कह रहा है कि 3% डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। अब यूएसटीआर इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि ऑलरेडी अभी बहुत सारे टैक्सेस हैं जिनका, जैसे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के अंतर्गत एक टैक्स रजीम मानी गई थी, है ना। ये ओईसीडी का है, याद रखिए ओईसीडी का है, जिसमें प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई थी। इसके अलावा दूसरा जो है सिस्टम वो ऑलरेडी डिस्कशन में है, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो ऐसे में यूएसटीआर का कहना है कि भैया आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो कनाडा का कहना है कि जिस दिन भाई वो लागू हो जाएगा मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वाला, वो उस दिन हम ये सिस्टम हटा देंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर एप्रीहेंशंस काफ़ी ज़्यादा है, और इशू सबसे बेसिकली ये है कि देखो क्या होता है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट कहीं और से उनको मिल रहा होता है, लेकिन टैक्स उनको अपनी होम कंट्री में देना पड़ता है। तो ये एक इशू काफ़ी ज़्यादा है कि प्रॉफिट उनको कहीं और मिल रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर टैक्स यहाँ पे देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। बस मैं आपको बताना चाहता था कि मेजर क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड में, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, वेस्ट अनलिशेस स्विफ्ट बैन्स एंड यूक्रेन एग्रीज टू मीट रशिया एट द बेलारूस बॉर्डर। तो यूक्रेन ने कहा कि ठीक है हमको बेलारूस बॉर्डर, ऊपर मैंने आपको बेलारूस बॉर्डर दिखाया था ना अभी, जब मैंने आपको चेरनोबिल दिखाया था, तो वहीं देखो ऊपर की साइड उसका बॉर्डर है, वहाँ पे अब वो रशिया से मिलने के लिए तैयार है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनका, कल मैंने आपको इनकी कहानी बताई थी ना, चित्रा रामकृष्णा की, जिनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई का, कि इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है किसी बाहर के आउटसाइडर के साथ, और किसी योगी के ये उसमें आ गई थी, इन्फ्लुएंस में आ गई थी, और पूरी इन्फॉर्मेशन ये सब लीक करने का इनके ऊपर वो लगा है। चित्रा रामकृष्णा का नाम याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इन्होंने काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं। DRDO एंड सैफरन टू डेवलप इंजन फॉर एयरक्राफ्ट। तो अब इंडिया और फ्रांस बेसिकली एक क्लोज डील कर रहे हैं, दे आर डीलिंग एंड विद इन अ कपल ऑफ मंथ दे विल बी जॉइंटली डेवलपिंग 125 KN इंजन फॉर द इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो याद रखिएगा, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के डेवलपमेंट के लिए एक इंजन बनाया जाएगा जिसको 125 KN इंजन बोलते हैं, 125 KN। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले 125 KN क्या है, तो और ऑप्शन में दे दे स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ कुछ, तो स्पीड को टिक मत कर देना, ये एक्चुअली इंजन है, ठीक है ना। दिस इज अ इंजन विच इज बीइंग डेवलप्ड फॉर इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप किया जाएगा 125 KN नाम का, ठीक है ना। इसको डेवलप कौन करेगा? कोलैबोरेशन रहेगा DRDO और आपके फ्रेंच इंजन मेकर साफरान के बीच में। तो याद रखेगा, दिस इज बिटवीन DRDO एंड फ्रेंच इंजन मेकर साफरान। तो ये साफरान जो है वो फ्रेंच कंपनी है जो कि आपका इंजन बनाती है, और फ्रांस के साथ हम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं। अगर आपको पता हो कि जो राफेल डील है ये सारी सब फ्रांस की कंपनी है ना, डसॉल्ट एंड ऑल, ये सारी फ्रेंच की कंपनी है। DRDO के बारे में तो आपको बेसिक फैक्ट पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में जितनी, जैसे आपको पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सारे जो नाम दिख रहे हैं ना, ये सारे DRDO ने ही बनाए हैं। और ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये नाम याद रखिएगा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये सारे जो हैं ये आपके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली मिसाइल्स हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आने वाली जो मिसाइल्स हैं उनका नाम है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ठीक है ना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। अग्नि में फिर अलग अलग उसके वेरियंट्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एंड DRDO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आपको मैं बता दूं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इनफ क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स ऑफ DRDO एज वेल। इंडिया टू फेस टफ चॉइसेस एट UNGA। अब इंडिया ने देखो UNSC में तो वोटिंग कर दी है एब्सटेन करके, अब इंडिया को और टफ चॉइसेस रहेंगी UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो वोट्स आएंगे, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि रशिया को आइसोलेट करने की चाल रहेगी, है ना। तो उसमें इंडिया के ऊपर काफ़ी टफ चॉइसेस आने वाली। तो लेट्स सी कि इंडिया उसके लिए किस तरीके से तैयार रहता है। मूव करते हैं एडिटोरियल में।
पहला जो ट्यूटोरियल है वो है अ डे टू एम्बॉडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस। अब आज आपको पता होगा कि आज 28 फरवरी है, आज नेशनल साइंस डे है, क्योंकि आज ही के दिन सीवी रमन जी ने क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा कि दिस इज वाई ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930। 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था साइंस का, फिजिक्स का, है ना। तो ऑथर ने कहा है कि एक ऐसा दिन है जहाँ पे हमको नेशनल साइंस डे के दिन हमको ट्रू स्पिरिट जो साइंस की उसको एम्बॉडी करने का एक अवसर मिलता है। ऑथर ने बेसिकली जो बात की ये कहा है कि जो साइंस है, यानी कि इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम हुई है कि इंडिया में आज भी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ है, वो आज भी कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ है, वो आज भी पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ है। इसलिए साइंस के एक्सेप्टेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कल्चरल चेंज। सबसे पहले हमको कल्चरल चेंज करने की जरूरत है, हमको बिहेवियरल चेंज करने की जरूरत है। तो साइंस इज बेसिकली नॉट इन आवर ब्लड। ये दिक्कत है यहाँ पे कि हमको अभी अपने जो प्रेजेंट जनरेशन उसके ब्लड में ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बिहेवियरल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कल्चरल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने कही वो ये कही कि साइंस जो है वो रेबेलियन करना सिखाता है। रेबेलियन करना क्यों? क्योंकि आप उस टाइम के जो चलने वाले बेसिक जो चलने वाले सही माने जाने वाली चीज़ें हैं उनको आप क्वेश्चन करते हैं, उनको आप चेंज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने आप एग्जाम्पल दिया गैलीलियो गैलीलाई का और कॉपरनिकस का एग्जाम्पल दिया है। जो चर्च की जो हेजेमनी थी उस समय उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, उसको काउंटर किया, अर्थ के रेवोल्यूशन और सन के अराउंड जो भी बात थी इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने लेकर के आए। तो कहना चाहिए कि इट्स अ इंटेलेक्चुअल रेवेलियन अगेंस्ट द प्री कंसीव्ड नोशंस। जो इंटेलेक्चुअल रेवेलियन है अगेंस्ट द प्री कंसीव्ड नोशन, वो चीज़ है, वो चीज़ साइंस हमको सिखाता है। दैट इज व्हाट साइंस टीचेस अस। तीसरी चीज़ ऑथर ने कही कि साइंस वेस्ट ने हमको नहीं दी। ये भी नहीं कि वेस्ट साइंस लेकर, जैसा कि वेस्ट प्रोट्रे करता है कि हर चीज़ वेस्ट नहीं दी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पहले से साइंस का चलता रहा है, चरक और सुश्रुत के ज़माने से साइंस चल रहा है। जब मतलब साइंस की स्पेलिंग भी नहीं पता थी शायद अमेरिका वालों को, तब चरक और सुश्रुत वहाँ पे सर्जरी और ये सब करते थे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द बिग थिंग कि ये सारी चीज़ें हमको बहुत पहले विरासत में मिल चुकी थी, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ हमने उसको अच्छे से प्रोपोगेट नहीं किया इंडिया में, हमने उसको सही से आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए हम आज उसमें पीछे रह गए। जैसे पोइट्री भी अगर आप देखो तो क्या होमर ने जो इलियाड और ओडिसी लिख दी थी, क्या उसके पहले पोइट्री नहीं थी? क्या बहुत पहले पोइट्री थी इंडिया में, इनके टाइम पीरियड से काफ़ी पहले से पोइट्री थी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमको समझने की जरूरत है कि सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन एक माइंडसेट होना चाहिए, एक चेंज होना चाहिए बिहेवियर का। तो कुल मिलाकर के ऑथर कहना चाहते हैं कि साइंस जो है वो यूनिवर्सल है, जैसे कि म्यूजिक, डांस और पोइट्री। और दूसरी चीज़ साइंस जो होती है वो एक इंटेलेक्चुअल रेबेलियन होता है, जो कि डिसेंट होता है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स, एग्जिस्टिंग प्री कंसीव्ड नोशंस एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम बताई कि इंडिया हायरार्की बेस्ड सिस्टम में काम करता है। हमारे साथ दिक्कत है कि हमारे यहाँ साहबगिरी बहुत ज़्यादा है, कि साहब हैं, बड़े हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं। इसलिए इंडिया के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है कई बार वो होमो हायरार्किकस भी यूज़ करते हैं। होमो हायरार्किकस, अ टर्म ओरिजिनली एम्प्लॉयड बाय लुइस डिमॉन्ट। लुइस डिमॉन्ट ने यूज़ किया था इन हिज ट्रीटाइज ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम। इंडियन कास्ट सिस्टम पे जब लुइस डिमॉन्ट लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा था होमो हायरार्किकस, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना ज़्यादा हायरार्की हमारे अंदर है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो इंडियन लैंडस्केप अगर हमको चेंज करना है साइंस के रिगार्डिंग, तो उसके लिए पहले हमको अपना जो कल्चरल एस्पेक्ट है, जो ये सारी चीज़ें उनको चेंज करना पड़ेगा, और हमको साइंस को जहन के अंदर मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमको अपनी पास्ट ग्लोरी को भी याद करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से काम करते थे और किस तरीके से फिर हमारा धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल हुआ, तो तब जाके कहीं हम उसको रिवाइव कर पाएंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है एनाटॉमी ऑफ इंडियाज यूक्रेन डायलेमा। तो यहाँ पे हैप्पी मॉन जैकब का आर्टिकल लिखा गया है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ऑन इंडियाज वोटिंग इन द रिसेंट यूएनएससी। उसको पूरा डिसाइफर किया है यहाँ पे हैप्पी मॉन जैकब साहब ने, और उन्होंने इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई कि क्या हमारे पास चॉइसेस थे और क्या हम अगर करते तो क्या रहता। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि जो हमारे पास चॉइसेस थी वो 4 पोटेंशियल चॉइसेस थी। पहली थी कंडेम रशियाज एग्रेशन, तो रशिया को कंडेम करो। दूसरा है सपोर्ट रशियाज एग्रेशन, रशिया को सपोर्ट करो। तीसरा स्टे साइलेंट ऑन रशियाज एग्रेशन, तीसरा साइलेंट रहो, कुछ बोलो भी मत और एब्सटेंड भी कर जाओ। और चौथा है स्टे एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर को एक्सप्रेस करो, और कॉल फॉर डिप्लोमेसी करो, और वोट से ज़रूर एब्सटेन हो जाओ। तो
यू शुड, ये जो चौथी चॉइस है वो हमने अपनाई है। हैप्पी मॉन जैकब साहब का कहना है कि चौथी चॉइस हमने अपनाई है। देखो फर्स्ट अगर हम चॉइस अपनाते तो हम रशिया के अगेंस्ट हो जाते, रशिया हमसे दूर हो जाता। दूसरी जो चॉइस अगर हम अपनाते तो हम प्रो रशिया तो होते लेकिन यूरोप और यूएस से अलग हो जाते, वो भी है। तीसरी चॉइस जो होती है हमारी वो भी हम प्रो रशिया ही कहलाती पूरी तरीके से। बट जो चौथी चॉइस जो हमने अपनाई है, जो फोर्थ ऑप्शन था जो हमने अपनाया वो लीस्ट हार्मफुल था। तो ऑथर का कहना है कि हमने जो ऑप्शन अपनाया कि मतलब डिस्प्लेजर भी अपना व्यक्त किया और एब्सटेन भी कर गए वोटिंग से, मतलब। और डिस्प्लेजर जो होता है वो कंडेम से पहले होता है, कंडेमनेशन नहीं होता, वो डिस्प्लेजर केवल डिस्प्लेजर होता है, कंडेमनेशन अलग होता है। तो कंडेम भी नहीं किया, डिस्प्लेजर भी शोकेस कर लिया और वोटिंग भी नहीं की। तो कुल मिलाकर के दिस वाज द लीस्ट हार्मफुल ऑप्शन एज पर हैप्पी मॉन जैकब साहब, और उन्होंने यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। इसके अलावा ऑथर का ये कहना है, ये देखो रशिया से हमारी बहुत देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि एक डुअलिज्म चल रहा है इंडिया का रशिया और इनके साथ। कैसा डुअलिज्म चल रहा है देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर इंडिया के दो पावर एस्पेक्ट हम बात करें, एक है कॉन्टिनेंटल पावर का एस्पेक्ट है, दूसरा आपका मैरीटाइम पावर का, ठीक है ना, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट है, जो लैंड वाला एस्पेक्ट, अगर आप देखें तो हमारे बॉर्डर में हमारे कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो बहुत ज़्यादा हमारा साथ देने लायक हो, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑलरेडी क्या करता रहता है, देखो हमारा बच्चा है लेकिन फिर भी कैसे काम करता है ना। चाइना देखो, चाइना हमारा भाई था, हिंदी चीनी भाई भाई थे, लेकिन फिर भी कैसा काम करता है ना। श्रीलंका का कोई है नहीं, बिन पेदी का लौटा है। और म्यांमार ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ ऑलरेडी कूच चल रही, उनके अलग अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब कि हमारे जो नेबर्स थे वो बिल्कुल जितने भी फुकरे कंट्रीज थी ना, वो सारी भगवान ने चुन चुन के लगता है हमारे नेबर्स में सजा के रख दी कि हाँ ये सारे आपके नेबर हैं। भूटान विश्व का सबसे गरीब देशों में आ जाता है, तो हमारी मदद कौन करेगा। ऐसे में रशिया का कॉन्टिनेंटल पावर के रूप में हमारी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया के जो दो एस्पेक्ट है कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम का, जो ये डुअलिज्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो है हमको कॉन्टिनेंशियली बहुत हेल्प कर सकता है। बिकॉज चाइना के एग्रेशन को रोकने में, पाकिस्तान के एग्रेशन को रोकने में अगर हमारा कोई फ्रेंड है हो सकता है तो वो चाइना ही हो सकता है, ठीक है ना। तो वो रशिया ही हो सकता है। इसलिए कॉन्टिनेंटल पावर में हमें रशिया की जरूरत है। लेकिन वहीं जब बात मैरीटाइम पावर की आती है तो मैरीटाइम पावर में जो रीजन इंपॉर्टेंट है वो है इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रुपिंग है वो है क्वाड ग्रुपिंग, यानी कि यूएसए हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऐसे में ऑथर कहते हैं कि जो डुअलिज्म है ना इंडिया की पावर्स का, मतलब कॉन्टिनेंटल पावर और आपका मैरीटाइम पावर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही रोल डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री को हमको फेवर करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, रशिया हमारे लिए इसलिए जरूरत है कि रशिया ने हमारा ऑलरेडी हमेशा साथ दिया है ना। और जो कहना चाहिए जो हमारा ये रीजन है, यहाँ पे हम एक तरह से आइसोलेटेड ही हो सकते हैं। अगर हम रशिया हमारा साथ ना दे तो वी कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंटल रीजन। सेकंड है जो हमारा कहना चाहिए अफगानिस्तान में जो टॉक्स चल रही हैं, अफगानिस्तान की टॉक्स में हम एक रेलिवेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए भी अफगानिस्तान का हमारे फेवर में होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि अफगानिस्तान अगर रशिया हमारे फेवर में रहेगा तो दूसरी कंट्रीज चाइना और ये सब भी अपने हाथ थोड़ा ढीले रखेंगे। तीसरा है एससीओ में ऑलरेडी रशिया मेंबर है। आपको पता होगा कि रशिया बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स में आता है रशिया है ना, एससीओ का। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का, टेररिज्म बेस्ड इश्यूज हैं, वो हम रशिया के साथ मिल करके पेश कर सकते हैं। तो कुल मिला करके हमको ये समझना है। और ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि देयर इज परहैप्स रियलाइजेशन इन न्यू दिल्ली दैट इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ड। ये ऐसा वर्ड है जहाँ पे डॉग ईट डॉग वर्ड है। एंड रूल्स एंड गुड बिहेवियर यहाँ पे मैटर इतना नहीं करते जितना यहाँ पे इंटरेस्ट मैटर करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। वी आर फोकसिंग ऑन आवर इंटरेस्ट रादर देन द प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट मैटर करेंगे इंटरनेशनली, और वही चीज़ इंडिया कर रहा है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट ही अपना उल्लू ही सीधा कर रही है। तो जस्ट कीप ऑन सीधा करेंगे योर उल्लू. That is the thing. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us. Keep sharing us. Thank you and have a nice day.